नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की कुछ बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और उनके राजनीतिक मायने क्या हैं। पटना में 23 जून को होने वाले विपक्ष की अहम बैठक से पहले क्या क्या अपडेट्स हैं, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं इस बैठक पर। इस पर विस्तार से भी हम बात करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 23 जून की बैठक से पहले अपना एजेंडा साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 21 जून को एक अहम बैठक करने जा रही हैं। इस बैठक का क्या एजेंडा है और क्यों ये बैठक विपक्ष को झटका दे सकती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है, इसके बारे में भी बताएंगे। और कर्नाटक में बीजेपी से कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार को एक खुशखबरी मिली है। वो खुशखबरी क्या है, ये भी हम जानेंगे। पटना में बीजेपी विरोधी राजनीतिक दलों की 23 जून को होने वाली बैठक पर इस वक्त सियासी जानकारों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बैठक के बाद तय हो जाएगा कि विपक्षी एकता का स्वरूप 2024 में होगा क्या। विपक्षी दलों की ये बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निमंत्रण पर रखी गई है। माना यह जा रहा है कि बैठक में शामिल होने वाले तमाम राजनेता लोकसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति बनाने पर चर्चा करेंगे और ये रणनीति मूल रूप से यही होगी कि बीजेपी को कैसे घेरा जाए, विपक्ष किस तरह एकजुट हो। बैठक से पहले पटना की सड़कों पर अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं के पोस्टर्स देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पोस्टर्स हैं, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। इन पोस्टर्स में बीजेपी मुक्त भारत की बातें अलग अलग तरीकों से दोहराई गई हैं। इसी बीच तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से मुलाकात का कार्यक्रम नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त में बदल डाला है। उन्हें मंगलवार को तेजस्वी यादव के साथ चेन्नई जाना था, लेकिन वो नहीं गए। विपक्ष की इस बैठक से पहले अलग अलग दलों के नेता अपनी पार्टी या अपने गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी घोषित कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार बताया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बताते हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव में भी प्रधानमंत्री बनने का पूरा मादा है। उधर दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के साथ छिड़ी बहस के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में पहले एजेंडा दिल्ली का अध्यादेश ही होगा। उन्होंने कहा कि वो खुद संविधान को लेकर पार्टियों को समझाएंगे कि इस मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होना बाकी के राज्यों के लिए भी कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि विपक्षी दल कांग्रेस से पूछेंगे कि अध्यादेश पर उनका क्या स्टैंड है। गौरतलब है कि केजरीवाल ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े इस अध्यादेश को संसद में गिराने के लिए कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी। उन्होंने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से समय मांगने पर उन्होंने इस बाबत केजरीवाल को अब तक समय नहीं दिया। दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। अध्यादेश के जरिए सेवा विभाग के संबंधित मसलों पर अहम फैसला लेने के लिए केंद्र ने एनसीसीएसए का गठन किया था। अध्यादेश के जरिए गठित एनसीसीएसए की आज मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई है। चलिए सुनवाते हैं आपको कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। और चलिए बात करते हैं मायावती की। विपक्षी दलों की 23 जून को पटना में होने वाली बड़ी बैठक से पहले मायावती 21 जून को लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक करने जा रही हैं और इसकी जानकारी खुद बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट करके दी है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश व देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, उससे संबंधित खास घटनाक्रमों एवं समीकरणों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी आदि को लेकर एक बीएसपी यूपी स्टेट सभी मंडल तथा सभी जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक बुधवार को लखनऊ में बुलाई गई है। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार की कोशिश है कि कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन न तैयार हो। हालांकि मायावती ने विपक्षी एकता को लेकर बैठक से दूरी बनाने का स्पष्ट संकेत दिया है और बहुत मुमकिन है कि 21 जून की बैठक के बाद मायावती इस बात का सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी कर दें। वैसे मायावती अगर विपक्षी गठबंधन से बाहर रहती हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लाभ मिल सकता है। और चलिए अब हम बात करेंगे बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियों की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार को झटका देते हुए पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की भी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें बंगाल के हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का विरोध किया था। जस्टिस बीवी नगरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की वेकेशनल बेंच ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते। राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर ऐतराज किया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है। फोर्स कहां से आएंगी इसकी चिंता आपकी नहीं है। ऐसे में आपकी याचिका तो सुनने लायक है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 11 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। मैं ये कहूँगा ये लोकतंत्र का जय है। आम इंसान, आम आदमी, जो गांव का वोटर, उसका साहस और मनोबल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ठप्पा लगाया कि तुम जाओ और अपना वोट जिसे आप चाहो उसको दो, अपना मनमर्जी से आप वोट दो। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई आपके ऊपर बंदूक नहीं तानेगा, कोई आपका सर नहीं फोड़ेगा, कोई आपके परिवार के ऊपर बमबाजी नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोटेक्शन दे रखा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जो 3 सीरीज़ का जजमेंट आया था, जो सबको लेके यहाँ पे एसएलपी में दाखिल किए थे स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो सारे याचिका खारिज हो गए हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट का सारे ऑब्जर्वेशंस अनइंटरफेयर्ड, अनऑल्टर्ड है। उधर कोलकाता में आज ममता बनर्जी की आपत्ति के बावजूद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में बंगाल स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया है। सीएम ममता बनर्जी ने स्थापना दिवस मनाने को लेकर राज्यपाल से एक तरफा फैसले पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। इससे पहले ममता बनर्जी ने सोमवार रात राज्यपाल बोस को लिखे एक पत्र में राज्य का स्थापना दिवस मनाने के उनके एक तरफे फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि किसी विशेष दिन पर इसकी स्थापना नहीं की गई थी। खासकर 20 जून को ऐसा नहीं हुआ था और विभाजन में सीमा पार से लाखों लोगों का विस्थापन और असंख्य परिवारों की मौत शामिल है। ममता बनर्जी की नाराजगी पर पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 1947 में 20 जून को ही बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। बंगाल भारत के पास रहेगा कि पाकिस्तान के पास, इस स्थापना दिवस के रूप में ही इसे मनाया जा सकता है। और इधर बीजेपी ने कांग्रेस में आए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को पार्टी ने एक नया तोहफा दिया है। कर्नाटक विधान परिषद के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार, तिप्पनप्पा और एसएन बोसेराजू को उम्मीदवार बना दिया है। कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार विधानसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कर्नाटक विधान परिषद की 3 सीटों पर 30 जून को उपचुनाव होने हैं। ये तीनों ही सीटें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सदस्यों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं। इन सदस्यों के नाम है बाबूराव चिंचनसुर, आर शंकर और लक्ष्मण सावदी। बाबूराव चिंचनसुर, आर शंकर और लक्ष्मण सावदी ने कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि इनमें से सिर्फ लक्ष्मण सावदी ने ही चुनाव जीता, बाकी के दोनों नेता हार गए थे। विधान परिषद के उपचुनाव के लिए 30 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना है और मतों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी। इसमें विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेंगे।
और चलिए इसी के साथ चुनावी खबरों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।